हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी को पता है कि लाइब्रेरी की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए हम लोग लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे उसे मैं सॉल्व करवा रहा था। तो आज उसका नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया अभिकथन और तर्क के बेसिस पे है। अभिकथन आपसे कह रहा है कि अनुक्रमणीकरण पर आधारित नियंत्रित शब्दावली के लिए बौद्धिक योग्यता की अपेक्षा होती है ताकि प्रलेखों की विचार विषय वस्तु में मुख्य शब्दों को इस प्रकार नियत किया जाए ताकि ये चयनित शब्द विषय को प्रभावी ढंग से निरूपित कर सके। क्या ये कथन सही है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल ये जो अभिकथन कह रहा है वो सही है, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका तर्क क्या कह रहा है, इस तर्क पे आप ध्यान दीजिए। तर्क आपसे कह रहा है प्राकृतिक भाषा आधारित अनुक्रमणीकरण पुनः प्राप्ति प्रणालियां जैसे गूगल से अधिकतम परिशुद्धता प्राप्त होती है। तो क्या ये कहना गलत है या सही है? तो तर्क यहाँ पे गलत है। जो प्राकृतिक भाषा आधारित अनुक्रमणीकरण पुनः प्राप्ति प्रणालियां जैसे गूगल से अधिकतम परिशुद्धता प्राप्त होती है, ये कहना बिल्कुल ही गलत है। मैक्सिमम प्रिसिशन आपका जो अधिकतम है वो कह रहा है क्या गूगल से मिलता है, तो ये कहना गलत है। लेकिन अभिकथन जो कह रहा था आपसे, अभिकथन में क्या कह रहा था कि अनुक्रमणीकरण पर आधारित नियंत्रित शब्दावली के लिए बौद्धिक योग्यता की अपेक्षा होती है, तो होना चाहिए ये, ताकि प्रलेखों के विचार विषय वस्तु में मुख्य शब्दों को इस प्रकार नियत किया जाए ताकि ये चयनित शब्द विषय को प्रभावी ढंग से निरूपित कर सके। तो अभिकथन यहाँ पे सही है, लेकिन तर्क जो कह रहा था वो बिल्कुल ही गलत था। इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसी डाटाबेस में किसी एक विषय पर 100 अभिलेख होते हैं और खोज किए जाने पर 80 अभिलेख पुनः प्राप्त किए जाते हैं। पुनः प्राप्त किए गए 80 अभिलेखों में 60 प्रासंगिक है, तो इसका प्रत्याह्वान क्या होगा, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसमें 60 प्रत्याह्वान होंगे। अब इसके थोड़ा डिस्क्रिप्शन की हम लोग बात करते क्या है ये प्रत्याह्वान। तो ध्यान रखिएगा, किसी डेटाबेस में किसी एक विषय पर 100 अभिलेख होते हैं और खोज किए जाने पर 80 अभिलेख पुनः प्राप्त किए जाते हैं और पुनः प्राप्त किए गए 80 अभिलेख में 60 प्रासंगिक होते हैं, तो इनका प्रत्याह्वान जो होगा वो 60 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से अभिकथन और तर्क पूछ रहा है। अभिकथन कह रहा है IR में अनिश्चितता और प्रासंगिक की संकल्पना के बीच संबंध है। तो ये बिल्कुल ही सही है कि IR में अनिश्चितता और प्रासंगिकता की संकल्पना के बीच संबंध होती है। और तर्क यहाँ पे क्या कह रहा है कि IR में अनिश्चितता और प्रासंगिकता दोनों की परीक्षा दस्तावेज मिलान के भाग के रूप में पूर्णतः नकार दिया गया है। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है, इसे नकारा नहीं जा सकता है कि IR में जो अनिश्चितता है और प्रासंगिकता दोनों के परीक्षा दस्तावेज मिलान के भाग के रूप में नकारा नहीं किया जा सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नकार दिया गया है, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे अभिकथन सही है और रीजन गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका अभिकथन और तर्क है। अभिकथन आपसे पूछ रहा है कि TREC को सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली के मूल्यांकन की अवधारणा की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। TREC को सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली के मूल्यांकन की अवधारणा की स्थापना का श्रेय नहीं दिया जाता है, आप ध्यान रखिएगा। ट्रैक जो है TREC इसका श्रेय स्थापना का श्रेय नहीं लेता है। और रीजन क्या कह रहा है, तर्क क्या कह रहा है? तर्क कह रहा है सूचना पुनर्प्राप्ति प्रयोग को TIEC श्रृंखला ने एक मुक्त परीक्षण घटना और मानक मूल्यांकन परिदृश्य उपलब्ध कराने के लिए विश्व भर के पुस्तकालय सूचना विज्ञान पेशेवरों का ध्यान आकर्षित किया गया है। तो ये बिल्कुल ही सही है। तर्क क्या कह रहा है कि सूचना पुनर्प्राप्ति प्रयोग की TIEC जो है वो TIEC श्रृंखला ने एक मुक्त परीक्षण घटना और मानक मूल्यांकन परिदृश्य उपलब्ध कराने के लिए विश्व भर के पुस्तकालय सूचना विज्ञान पेशेवरों का ध्यान आकर्षित किया है। ये तर्क सही है, इसलिए यहाँ पे अभिकथन गलत है और तर्क क्या है, सही है। इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए किसमें गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा कि ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से अभिकथन और तर्क है। अभिकथन कह रहे हैं सूचना पुनर्प्राप्ति डोमेन में प्रायिकता मॉडल अप्रचलित होता जा रहा है। क्या ये सही है? तो हाँ, जो सूचना पुनर्प्राप्ति में डोमेन में प्रायिकता मॉडल अप्रचलित होता जा रहा है। इन द इंफॉर्मेशन रिट्राइवल डोमेन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल इज बिकमिंग अनपॉपुलर, ये कहना सही है।
कि सूचना पुनर्प्राप्ति डोमेन में प्रायिकता मॉडल अप्रचलित होता जा रहा है। लेकिन तर्क क्या कह रहा है? तर्क कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि प्रायिकता मॉडल प्रथम क्रम प्रायिकताओं के लिए सटीक अनुमान नहीं दे पाता है, क्योंकि अनुक्रमणिका पदों को भारित नहीं किया जाता है और पदों को एक दूसरे से स्वतंत्र माना जाता है। तो तर्क भी यहाँ पे क्या है? सही है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ए और आर दोनों सही होगा। जो किस में दिया हुआ है आप देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है बोथ ए एंड आर आर राइट, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से आपका अभिकथन और तर्क है। अभिकथन आपसे कह रहा है किसी सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली का मूल्यांकन करते समय प्रणाली की प्रभावित सुस्पष्ट हो सकती है, किंतु हो सकता है कि लागत प्रभाविता संतोषजनक ना हो। तो हाँ, ये कहना सही है कि किसी भी सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली का मूल्यांकन करते समय प्रणाली के प्रभावित सुस्पष्ट हो सकती है, किंतु ये भी हो सकता है कि लागत प्रभाविता संतोषजनक ना हो। तो अभिकथन पूरी तरह से सही है। और यहाँ पे तर्क देखते हैं क्या कह रहा है। तर्क कह रहा है किसी सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली का लागत जो है वो प्रभाविता अध्ययन इस अर्थ में मूल्यांकन है कि प्रयोक्ता की सूचना संबंधी जरूरतों को सर्वाधिक दक्षतापूर्ण और किफ़ायती तरीके से किस प्रकार से पूरा किया जाए। तो ये भी सही बता रहा है कि कोई भी सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली का लागत प्रभाविता अध्ययन इस अर्थ में मूल्यांकन है कि प्रयोक्ता की सूचना संबंधी जरूरतों को सर्वाधिक दक्षतापूर्ण और किफ़ायती तरीके से किस प्रकार पूरा किया जा रहा है, इस पर भी ध्यान रखा जाता है। इसलिए यहाँ पे अभिकथन और तर्क दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसमें ए एंड आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन वेक्टर स्पेस मॉडल पुनः प्राप्ति की मुख्य विशेषता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसमें देखते हैं क्या इसका राइट आंसर। ऑप्शन देखिए आपका क्या दिया, ऑप्शन आपका कूट के रूप में दिया हुआ है, ए बी सही है, बी सही है या सी डी इस तरह से सही है, आपको देखना है। तो इसमें देखते हैं क्या है ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी एंड सी सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी एंड सी सही है। क्वेश्चन आप समझिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर स्पेस मॉडल पुनः प्राप्ति की मुख्य विशेषता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें बी और सी सही है। बी क्या कह रहा है कि पदभार द्विचर नहीं है। किसी निम्नलिखित में से कौन वेक्टर स्पेस मॉडल पुनः प्राप्ति की मुख्य विशेषता है। तो वेक्टर स्पेस मॉडल पुनः प्राप्ति की मुख्य विशेषता है कि इसका जो पदभार होगा वो द्विचर नहीं होगा। पदभार कैसा नहीं होगा, द्विचर नहीं होगा। और क्वेरी और प्रलेखों के बीच सादृश्यता की सतत मात्रा की गणना की अनुमति देता है। तो बी और सी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछा जाए वेक्टर स्पेस मॉडल पुनः प्राप्ति की मुख्य विशेषता क्या है, तो आप बताइएगा कि इसका पदभार द्विचर नहीं है और क्वेरी और प्रलेख के बीच सादृश्यता की सतत मात्रा की गणना की अनुमति देता है। इसका डिस्क्रिप्शन में सेम दिया हुआ है, आप उसे ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुनः प्राप्ति मॉडल की मुख्य विशेषता है, आपको ये बताना है। इसमें भी आपके ऑप्शन जो है कोट्स कूट के रूप में दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुनः प्राप्ति मॉडल की मुख्य विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए और डी सही। प्रलेख अनुक्रमणिका पद द्वारा निरूपित किए जाते हैं। क्या ये निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुनः प्राप्ति मॉडल की मुख्य विशेषता है। तो अभी जस्ट हमने अपने क्या वेक्टर स्पेस मॉडल पुनः प्राप्ति की मुख्य विशेषता देखी थी, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। श्रेय पुनः प्राप्ति आईआर मॉडल की मुख्य विशेषताएं हैं, कौन सी है यहाँ पे। तो आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर ए और डी होगा। ए में क्या है, प्रलेख अनुक्रमणिका पद द्वारा निरूपित किए जाते हैं। और डी आपका क्या है कि मान्यता है कि पद परस्पर जो है वो स्वतंत्र हैं। पद क्या है, परस्पर स्वतंत्र हैं और प्रलेख अनुक्रमणिका पद द्वारा निरूपित किए जाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना पुनः प्राप्ति का एक शास्त्रीय प्रतिरूप नहीं है, आपको ये बताना है। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सूचना पुनः प्राप्ति का एक शास्त्रीय प्रतिरूप नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समूहन। समूहन जो है वो सूचना पुनः प्राप्ति का एक शास्त्रीय प्रतिरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से सूचना साक्षरता के प्लस मॉडल के घटकों को चिन्हित कीजिए। जो प्लस मॉडल है उसके घटक को चिन्हित करना है। तो प्लस मॉडल के जो घटक है वो सिर्फ और सिर्फ बी एंड सी है, यानी लोकेशन और यूज जो अब स्थिति है और प्रयोग जो है वो प्लस मॉडल के घटकों को चिन्हित करता है।
कौन चिन्हित करता है? तो अब स्थिति और प्रयोग, लोकेशन और यूज जो है वो प्लस मॉडल को चिन्हित करता है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप एक बार देखिए क्या होगा, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिसमें बी एंड सी सही है। लेकिन डिस्क्रिप्शन आप समझिए, लोकेशन, अब स्थिति और यूज प्रयोग ये सूचना साक्षरता के प्लस मॉडल के घटक हैं। प्लस मॉडल जेम्स हेरिंग का प्लस मॉडल है। इस साइट का उद्देश्य शिक्षकों और शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्षों को स्कूलों में प्लस मॉडल का उपयोग करने के लिए एक आसान से मार्गदर्शिका प्रदान करना है। प्लस एक सूचना साक्षरता मॉडल है जो स्कूली छात्रों को सकारात्मक रूप से नामित टूल या मचान प्रदान करना चाहता है, जो उन्हें अधिक जानकारी साक्षर बनाकर अपने स्वयं के सीखने में सुधार करने में मदद करेगा। प्लस मॉडल को एक पुनरावृत्त मॉडल के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी किसके द्वारा प्रतिपादित है? आपको बताना है कि द 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टनी सूसन ब्रूस। किसके द्वारा किया गया? क्रिस्टनी सूसन ब्रूस। अब इसका 7 आप देखिए, जो 7 इंफॉर्मेशन लिटरेसी वो क्या है? तो द 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी ऑफ क्रिस्टनी सूसन ब्रूस के द्वारा 1997 में प्रतिपादित किया गया था। और इसके 7 फेसेस इंफॉर्मेशन लिटरेसी वो निम्न है, आप देखिए। पहला है अब इसका आइडेंटिफाइंग रिकॉग्नाइजिंग इंफॉर्मेशन नीड्स, सेकंड है डिटरमाइनिंग सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, थर्ड है साइटिंग और सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन, फोर्थ है एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, फिफ्थ है ऑर्गेनाइजिंग स्टोरिंग और आर्चिविंग इंफॉर्मेशन, सिक्स है यूजिंग इंफॉर्मेशन इन एथिकल एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे, और सेवेंथ है आपका क्रिएटिंग एंड कम्युनिटिंग न्यू नॉलेज। सातों चीज़ों का सातों इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान रखिएगा। ये 7 इन्फॉर्मेशन जो द 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, और कौन करता है? तो क्रिस्टनी सूसन ब्रूस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बिब्लियोग्राफी का जनक कौन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोनार्ड गेस्नर। कोनार्ड गेस्नर जो है वो बिब्लियोग्राफी का जनक है। कौन है? कोनार्ड गेस्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी को किसने बनाया था? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका राइट आंसर क्या है? क्रिस्टाइन सूसान ब्रूस है। और 7 फेसेस के बारे में अभी जस्ट आपने पढ़ा, इसलिए मैं इसे डिस्कस नहीं करा रहा हूँ। इसके लिटरेसी को किसने बनाया है? तो इसका राइट आंसर क्या था? क्रिस्टाइन सूसान ब्रूस था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वर्ष 1974 में जुर्कोवास्की ने सबसे पहले किस पद का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूचना साक्षरता का। सूचना साक्षरता का पद सबसे पहले 1974 में किसने किया? तो जुर्कोवास्की ने किया था। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए, सूचना साक्षरता पद का वर्ष 1974 में जुर्कोवास्की ने सबसे पहले प्रयोग किया, जबकि डिजिटल लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी और कंप्यूटर लिटरेसी का प्रयोग इंफॉर्मेशन लिटरेसी के बाद किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सूचना प्रवाह का सही अनुक्रम क्या है? आपको ये बताना है। तो इसका डायरेक्ट हम आपको ऑप्शन पे बताते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूचना प्रवाह का सही अनुक्रम है, पहले किसी चीज़ का स्रोत होगा जो सोर्स कहलाता है, फिर संदेश होगा जो मैसेज कहलाता है, फिर चैनल होगा, और लास्ट में इसका रिसीवर होगा। सही अनुक्रम होगा स्रोत, संदेश, चैनल और रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सूचना की आवश्यकता कब है, इसे पहचानने की योग्यता व आवश्यक सूचना का पता लगाने, मूल्यांकन करने और प्रभावी रूप से प्रयोग करने की योग्यता क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है, इसकी योग्यता जो है वो सूचना साक्षरता कहलाती है। क्या कहलाती है? सूचना साक्षरता कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन इसके डिस्क्रिप्शन को आप एक बार ध्यान से समझिए। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अनुसार सूचना साक्षरता व्यक्तियों के लिए सूचना की आवश्यकता होने पर पहचानने की क्षमता का समूह है और आवश्यक जानकारी का पता लगाने, मूल्यांकन करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता है। यूनेस्को के अनुसार सूचना साक्षरता जीवन के सभी क्षेत्रों में लोगों को उनके व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यावसायिक और शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से जानकारी प्राप्त करने, उपयोग करने और बनाने के लिए सशक्त बनाती है। यह डिजिटल दुनिया में एक बुनियादी मानव अधिकार है और सभी राष्ट्रों में सामाजिक समावेश को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्न संदर्भ स्रोतों में से विषम उत्तर को पृथक कीजिए, जो सबसे अलग है उसे हटाना है। तो इन 4 ऑप्शन में सबसे अलग आपका लिसा है, LISA अलग है, तो इसलिए राइट आंसर इसका जो राइट आंसर है वो लाइब्रेरी लिटरेचर है। निम्न संदर्भ स्रोतों में से विषम उत्तर को पृथक कीजिए, तो इसका जो सबसे अलग है इन 4 ऑप्शन में वो लाइब्रेरी लिटरेचर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे अलग है। अब देखते हैं ये अलग क्यों है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या है, लिसा क्या है? तो लिसा का फुल फॉर्म है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स। लिसा का फुल फॉर्म क्या है? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस
एब्स्ट्रैक्ट्स है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय एब्स्ट्रैक्टिंग और इंडेक्सिंग टूल है जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल और अन्य सूचना विशेषज्ञों के लिए बनाया गया। लिसा ने 1969 से पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में साहित्य को शामिल किया और वर्तमान में 68 से ज़्यादा देशों से 440 से भी अधिक आवधिक और 20 प्लस भाषाओं में सार है। CAS का फुल फॉर्म है करेंट अवेयरनेस सर्विस है, जो पाठक को उसके विशिष्ट विषय तथा संबंधित अन्य विषयों की नवीनतम सूचना शीघ्रतापूर्वक प्रदान करने का प्रयास करता है। यह एक प्रकार की विषय वस्तु पत्रिका सेवा है। सूचना प्रसार की जिस सेवा के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उनके कार्य क्षेत्रों, अभिरुचियों एवं उनसे संबंधित विषयों की प्रगतियों, विकासों एवं नवीन प्रकार की ज्ञान सामग्रियों से पूर्ण एवं अद्यतन रखा जाता है, उसे सामयिक अभिज्ञता सेवा कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, तो 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कॉनुल के द्वारा, SCONUL के द्वारा 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी को प्रस्तुत किया गया था। 1999 में सूचना साक्षरता पर स्कॉनुल वर्किंग ग्रुप ने उच्च शिक्षा में सूचना कौशल एक स्कॉनुल पोजीशन पेपर प्रकाशित किया, जो सूचना के 7 स्तंभों को प्रस्तुत करता है। ये 7 स्तंभ निम्नलिखित हैं। पहला आइडेंटिफाई, फिर स्कोप, फिर प्लान, फिर गैदर एंड फिर एवेल्युएट, फिर मैनेज और प्रेजेंट। कौन कौन से? आइडेंटिफाई, स्कोप, प्लान, गैदर, एवेल्युएट, मैनेज और प्रेजेंट। इन सातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि TD विल्सन ने किस वर्ष इंफॉर्मेशन सीकिंग पद को गढ़ा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1970 में। TD विल्सन ने 1970 में इंफॉर्मेशन सीकिंग पद को गढ़ा था। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए कि जानकारी मांगने का तरीका लोगों को जानकारी खोजने और उपयोग करने के तरीके को दर्शाता है। यह शब्द थॉमस डी विल्सन ने अपने 1981 के पत्र में गढ़ा था। सन 2000 में विल्सन ने सूचना के स्रोतों और सूचनाओं के संबंध में सूचनाओं के व्यवहार को सक्रिय और निष्क्रिय सूचना प्राप्त करने और सूचना के उपयोग के संबंध में मानव व्यवहार की समग्रता के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने व्यवहार की मांग करने वाले सूचना को सूचना के रूप प्रयोजनपूर्ण सूचना के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पद इंफॉर्मेशन लिटरेसी को पॉल जुकोरवस्की ने किस वर्ष गढ़ा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1974 में गढ़ा था। इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द को 1974 में पॉल जुकोरवस्की ने गढ़ा था। पॉल जुकोरवस्की सूचना साक्षरता शब्द के प्रवर्तक थे। सूचना साक्षरता शब्द के प्रवर्तक कौन थे? पॉल जुकोरवस्की। उन्होंने पहली बार 1974 में अमेरिकी राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना विज्ञान आयोग के प्रस्ताव में इसका उपयोग किया था, जिस समय इन्होंने सूचना उद्योग संघ के अध्यक्ष का पद संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सूचना अंतरण में सम्मिलित प्रक्रियाएं क्या क्या है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा सभी। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए A, B, C, ये तीनों के तीनों सही है। सूचना अंतरण में इन तीनों सम्मिलित प्रक्रियाओं को शामिल किया है। मैं एक बार इस चीज़ को आपको बताता हूँ क्या क्या है। सूचना अंतरण की प्रक्रिया जिसमें 4 सिद्धांत या तत्व शामिल है, जिसमें मुख्यतः जनरेशन, रिकॉर्डिंग, सूचना का प्रसार और उपयोग शामिल है। अतः सूचना अंतरण में शामिल प्रक्रियाएं क्या क्या है? तो सूचना का उत्पादन करना, सूचना का प्रसार करना और उद्धरण एवं सूचना का प्रयोग सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सूचना साक्षरता में इनमें से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अभी अभी आपने देखा था कि सूचना का विश्लेषण करना, सूचना खोजना और मूल्यांकन करना, ये तीनों सूचना साक्षरता के गतिविधि में शामिल थे, लेकिन सूचना भेजना शामिल नहीं था, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सूचना साक्षरता किसी व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह जान सकता है कि उसे किसी सूचना की जरूरत है तथा वह सूचना कहाँ मिलेगी। इसके अतिरिक्त सूचना साक्षर व्यक्ति में उस सूचना का मूल्यांकन करने तथा उस सूचना का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की योग्यता भी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए सूचना साक्षरता में कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है, तो सूचना भेजना ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अभिकथन और तर्क पूछा जा रहा है। अभिकथन आपसे कह रहा है सूचना उत्पादों का विपणन वर्तमान समय की आवश्यकता है। तो ये बिल्कुल ही सही है कि सूचना उत्पादों का विपणन जो है वो वर्तमान समय की आवश्यकता है। लेकिन तर्क आपसे कह रहा है सूचना एक संसाधन है जिसमें अधिक समय और धन लगता है। तो ये भी कहना सही है कि इन्फॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन इज़ अ रिसोर्स विच कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। ये भी सही कह रहा है कि सूचना एक प्रकार का संसाधन है जिसमें अधिक समय और धन लगता है, इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं। दोनों ऑप्शन किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, तो निम्नलिखित को प्रकाशित क्रम अनुसार लिखिए कि लिसा हो गया आपका सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स है, इन सब का प्रस्तुतिकरण आपको बताना है कि इनका प्रकाशन कब कब हुआ था। इसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं, फिर मैं आपको वहाँ से बताता हूँ।
तो निम्न का प्रकाशित क्रमानुसार व्यवस्थापन कुछ इस प्रकार है कि लाइब्रेरी जर्नल जो है वो 1876 में प्रकाशित हुई, लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस का प्रकाशन 1997 में हुआ, लिसा का 2003 में हुआ और सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स का 2018 में हुआ। अगर आप ईस्वी याद रखिएगा तो इनका क्रमानुसार आप व्यवस्थापन कर सकते हैं। लाइब्रेरी जर्नल का 1876 में, लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस का 1997 में, लिसा का 2003 में, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स का 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूचना समाज के महत्वपूर्ण संचालक तत्व क्या है, आपको ये बताना है कि सूचना समाज के महत्वपूर्ण संचालक तत्व इनमें से कौन कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेकंड और थर्ड जो इसका राइट आंसर होगा। सेकंड में आपका है आईसीटी और इंटरनेट। सूचना समाज के महत्वपूर्ण संचालक तत्व क्या है, सूचना, आईसीटी और इंटरनेट है। आईसीटी और इंटरनेट जो है वो सूचना समाज के महत्वपूर्ण संचालक तत्व हैं। आरटीआई क्या है, तो आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया। इस अधिनियम को 12 अक्टूबर 2005 में लागू कर दिया गया। आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 9 जून 2000 को भारत के संसद द्वारा पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इस कॉर्नल के सूचना कौशल के 7 स्तंभ मॉडल का सही क्रम कौन सा है, आपको ये बताना है कि इस कॉर्नल के जो 7 मॉडल थे उसका सही क्रम क्या है, आपको ये बताना है इनमें से। तो इसका सही क्रम देखते हैं हम लोग, डायरेक्ट इसके ऑप्शन पे चलते हैं, वहाँ से आपको समझ में आएगा। इस कॉर्नल्स के सूचना कौशल के 7 स्तंभ मॉडल का सही क्रम कुछ इस प्रकार है कि इसका पहला मॉडल है सूचना आवश्यकता की पहचान, दूसरा है खोजने के लिए रणनीतियों की संरचना, तीसरा है स्थान निर्धारण और अभिगम, चौथा है तुलना तथा मूल्यांकन। इस कॉर्नल के सूचना कौशल के 7 स्तंभ मॉडल को 1999 में प्रकाशित किया गया और इनके 7 स्तंभ मॉडल निम्न हैं। 7 मॉडल स्तंभ इसका क्या क्या, पहला है आपका आइडेंटिफाई, फिर स्कोप, फिर प्लान, फिर गैदर, फिर इवेल्युएट, फिर मैनेज और प्रेजेंट। 7 स्तंभ क्या है, आइडेंटिफाई, स्कोप, प्लान, गैदर, इवेल्युएट, मैनेज और प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से वर्तमान सूचना परिवेश की समस्याएं हैं। आपको बताना है इस जितने भी ऑप्शन दिए हुए इनमें से वर्तमान में सूचना परिवेश की समस्या क्या क्या है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सिर्फ फर्स्ट और थर्ड, सूचना अनुशासन और सूचना ओवरलोड। सूचना अनुशासन और सूचना ओवरलोड जो है वर्तमान सूचना परिवेश की समस्याएं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड इसका सही होगा। फर्स्ट और थर्ड किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि सूचना अनुशासन और सूचना ओवरलोड ये वर्तमान सूचना परिवेश की समस्याएं हैं, जबकि सूचना साक्षरता और सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान सूचना परिवेश का विस्तार करने में सहयोग प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अभिकथन और तर्क है। अभिकथन कह रहा है 21वीं शताब्दी में कार्य का वातावरण बनाने के लिए सूचना साक्षरता एक मूल अनिवार्य कुशलता है। तो यह बिल्कुल ही सही है कि 21वीं शताब्दी में कार्य का वातावरण बनाने के लिए सूचना साक्षरता एक मूल अनिवार्य कुशलता है। और तर्क इसका कह रहा है सूचना साक्षरता आईसीटी का उपयोग करने वाले को प्रशिक्षण देने में सहायता करती है। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है। सूचना साक्षरता आईसीटी का उपयोग करने वाले को प्रशिक्षण देने में सहायता नहीं करती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जिस किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है कि ए सत्य है और आर असत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मैचलब के अनुसार सूचना और ज्ञान के मध्य अंतर है। मैचलब के अनुसार सूचना और ज्ञान के मध्य में क्या अंतर है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। जो क्या दिया हुआ है कि सूचना टुकड़ों में विखंडित और विशिष्ट होती है, जबकि ज्ञान जो है वो संरचनात्मक, संबंध और वैश्विक होती है। मैचलब के अनुसार सूचना और ज्ञान के मध्य क्या अंतर है, तो इसका राइट आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर डी है कि मैचलब के अनुसार सूचना और ज्ञान के मध्य अंतर है, सूचना टुकड़ों में विखंडित और विशिष्ट होती है, जबकि ज्ञान जो है वो संरचनात्मक, संबंध और वैश्विक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया था। तो इसको डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सूचना सिद्धांत किसने दिया, तो सैनन ने दिया। संकेत का सिद्धांत किसने दिया, तो मॉरिस ने दिया। ट्रियाडिक का संबंध किससे है, तो आगडेन एवं रिचार्ड से है। और संकेतों की डॉक्ट्रिन का संबंध किससे है, तो वो लोक से है। सूचना सिद्धांत किसने दिया, सैनन ने। संकेत का सिद्धांत किसने दिया, मॉरिस ने। ट्रियाडिक का संबंध किससे है, तो आगडेन एवं रिचार्ड से। और संकेतों की डॉक्ट्रिन का संबंध किससे है, तो लोक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है डेटाबेस टेबल में सूचना की श्रेणी को
क्या कहा जाता है? डेटाबेस टेबल में सूचना की श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे फील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। डेटाबेस टेबल में सूचना की श्रेणी को फील्ड कहा जाता है। और ट्रपल क्या है? तो गणित में एक ट्यूपल तत्वों की एक परिमिति क्रमबद्ध सूची है। गणित में एक ट्यूपल तत्वों की एक परिमिति क्रमबद्ध सूची को हम लोग ट्रपल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सूचना का अंतर्निहित मूल्य किसमें निहित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयोग में निहित होता है। सूचना का अंतर्निहित मूल्य किसमें निहित होता है? तो उसका उपयोग में निहित होता है। सूचना का अंतर्निहित मूल्य जो है वो उपयोग में निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वॉयट के अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों के सूचना अभिगम कौन है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नवीन, दैनंदिन और अधिकाधिक, करंट, एवरीबॉडी और एक्सॉस्टिव, ये वॉयट के अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों के सूचना अभिगम है। वॉयट के अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों के सूचना अभिगम कौन कौन से हैं? तो नवीन है और एवरीबॉडी है, एक्सॉस्टिव है। करंट, एवरीबॉडी और एक्सॉस्टिव, नवीन, दैनंदिन और अधिकाधिक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा कि वॉयट के अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों के सूचना अधिगम 3 है, वो है नवीन है, दैनंदिन जो एवरीबॉडी है और अधिकाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य वर्धित सूचना सेवाएं हैं? आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी है आपका फर्स्ट एंड फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यवर्धित सूचनाएं सेवाएं हैं? तो एग्रीगेटर सर्विस, जिसे हम लोग संकलक सेवा कहते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है रिसर्च रिपोर्ट्स, मार्केट सर्वे रिपोर्ट्स, यानी शोध रिपोर्ट या तो बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट्स। ये दोनों रिपोर्ट जो है मूल्यवर्धित सूचनाएं सेवाएं हैं। कौन कौन सा है? संकलक सेवा और बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट या तो शोध रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड 4 इसका राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है? फर्स्ट एंड 4, ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा सही है इसका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आप इसका यहाँ देखिए इसके डिस्क्रिप्शन में, संकलक जिसे हम लोग एग्रीगेटर कह रहे हैं, और सेवा और शोध जिसे हम लोग रिपोर्ट्स कह रहे हैं, या बाजार सर्वेक्षण को हम लोग रिपोर्ट्स, ये मूल्यवर्धित सूचनाएं सेवाएं हैं। रेफरल सर्विस क्या है? तो यह एक प्रकार का संकेत या रेफर करने वाला सेवा है। प्रलेख वितरण सेवा क्या है? तो प्रलेखों को वितरित कर सेवा को प्रदान करने वाली सेवा है, अर्थात प्रलेखों के माध्यम से सर्विस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अभिकथन और तर्क है। अभिकथन क्या कह रहा है? अभिकथन आपसे पूछ रहा है कि सूचना वस्तु है। तो हाँ, ये सूचना एक प्रकार की क्या है? वस्तु है। इन्फॉर्मेशन क्या है? एक प्रकार की कमोडिटी है, इसलिए अभिकथन सही है। तर्क क्या कह रहा है? कि वस्तु विपणन योग्य मद है जिसका मानवीय आवश्यकताओं तथा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन किया जाता है। तो ये भी सही है कि जो वस्तु है वो विपणन योग्य मद है जिसका मानवीय आवश्यकताओं तथा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन किया जाता है। तो अभिकथन और तर्क दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें ए और आर दोनों सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से अभिकथन और तर्क है। अभिकथन कह रहा है क्या? अभिकथन आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे आपको बताना है कि अभिकथन कह रहा है सूचना साक्षरता एक तकनीक तथा कौशल है जिसकी सूचना साक्षर व्यक्ति व्यापक प्रकार के सूचना स्रोतों तथा उपकरणों का उपयोग करने के लिए जानकारी रखता है। तो अभिकथन पूरी तरह से सही कह रहा है कि सूचना साक्षरता एक तकनीक तथा कौशल है जिसकी सूचना साक्षर व्यक्ति व्यापक प्रकार के सूचना स्रोत तथा उपकरणों का उपयोग करने के लिए जानकारी रखता है। ये अभिकथन सही है। लेकिन तर्क क्या कह रहा है? तर्क कह रहा है यह पुस्तकालय तथा सूचना केंद्रों के उपयोग को हतोत्साहित करता है और उपभोक्ताओं को मध्यस्थों पर आश्रित हुए बगैर सूचना स्रोतों की पहचान करने, स्थान निर्धारण करने तथा उपयोग करने में स्वतंत्र बनाते हैं। तो कारण गलत है। यह पुस्तकालय और सूचना केंद्रों के उपयोग को हतोत्साहित नहीं करता है और ना ही तो उपभोक्ताओं के मध्यस्थों पर आश्रित हुए बगैर सूचना स्रोतों की पहचान करने, स्थान निर्धारण करने तथा उपयोग करने में स्वतंत्र बनाते हैं। ये कारण गलत है। इसलिए आप देखिए ऑप्शन नंबर ए किसमें सही है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका ऑप्शन नंबर सी में, और आर गलत दिखा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्रस्तुतिकरण की निम्नलिखित अवस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो ज्ञान प्रस्तुतिकरण है इसको क्या करना है? आपको क्रम में आपको अरेंज करना है। क्या क्या होगा? इन 4 ऑप्शन को अगर आप क्रम में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा इसका डेटा संकलन। पहले क्या होगा? डेटा संकलन होगा, फिर कूटीकरण होगा, उसके बाद ज्ञान डेटाबेस होगा, फिर जाके विषय वस्तु का मानचित्रण होगा। पहला क्या होगा? डेटा संकलन होगा। तो डेटा संकलन किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 इसका पहले होगा, फिर से
से कोटिकरण ऑप्शन नंबर 3 पहले होगा, फिर ज्ञान डेटाबेस ऑप्शन नंबर 2 पहले होगा, फिर विषय वस्तु का मानचित्रण क्या ऑप्शन नंबर 4 ये लास्ट में होगा। अरेंजमेंट इसका होगा पहले 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4, जो ऑप्शन नंबर डी में सही हुआ। इसके संकलन को आप यहाँ से एक बार देख लीजिए। पहला क्या है, डेटा संकलन, कोटिकरण, ज्ञान डेटाबेस और विषय वस्तु का मानचित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना खोज व्यवहार का आरेखीय प्रतिरूप किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एलन फोस्टर के द्वारा। सूचना खोज व्यवहार का आरेखीय प्रतिरूप किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो एलन फोस्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सूचना खोज व्यवहार का आरेखीय प्रतिरूप किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो एलन फोस्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो का अर्थ क्या है? आपको बताना है कि ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है सी एंड डी दोनों है। देशों के बीच सूचना का प्रवाह होना और देशों के बीच इलेक्ट्रॉनिक सूचना का लेन देन होना, यह ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो का अर्थ है। क्या है? तो देशों के बीच सूचना का प्रवाह होना और देशों के बीच इलेक्ट्रॉनिक सूचना का लेन देन होना, यह ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो का अर्थ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित गतिविधियों को एलिस द्वारा अपने सूचना खोजी व्यवहार के मॉडल में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए कि एलिस मॉडल के अनुसार से कौन कौन से इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो अरेंजमेंट है इसका फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड है। अब इसको आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से देखिए, वहां आपको समझ में आएगा। निम्नलिखित गतिविधियों को एलिस द्वारा अपने सूचना खोजी व्यवहार के मॉडल में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थापन इस प्रकार है कि सबसे पहले होगा ब्राउजिंग, फिर डिफरेंशिएटिंग, फिर मॉनिटरिंग, फिर होगा एक्सट्रैक्टिंग। एलिस द्वारा सूचना और खोजी व्यवहार निम्न है। और एलिस के द्वारा जो सूचना खोजी व्यवहार है वो क्या क्या है? तो पहले स्टार्टिंग, फिर चेनिंग, फिर ब्राउजिंग, फिर डिफरेंशिएटिंग, फिर मॉनिटरिंग, फिर एक्सट्रैक्टिंग और वेरीफाइंग और एंडिंग है। ये किसके द्वारा खोजी व्यवहार है? तो ये एलिस द्वारा सूचना खोजी व्यवहार थे। उसके नीचे क्या दिया हुआ है कि व्यवहार की मांग करने वाली जानकारी से तात्पर्य है कि लोगों को जानकारी खोजने और उपयोग करने का तरीका होना चाहिए। यह शब्द थॉमस डी विल्सन द्वारा गढ़ा गया था 2000 में। 2000 में विल्सन ने सूचना स्रोतों और सूचनाओं के संबंध में सूचना और व्यवहार की जानकारी प्राप्त करने और सूचना के उपयोग सहित सूचना के व्यवहार को मानवीय व्यवहार की समग्रता के रूप में वर्णित किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन गतिविधियों में से एलिस द्वारा अपने सूचना खोजी व्यवहार के मॉडल में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना हो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जो सबसे पहले आएगा आपका ब्राउजिंग, फिर आएगा उसके बाद 4 में डिफरेंशिएटिंग, फिर इसके बाद आएगा आपका सेकेंड आएगा जो कहलाएगा मॉनिटरिंग, फिर आपका थर्ड आएगा जो कहलाएगा एक्सट्रैक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अभिकथन और तर्क पूछा जा रहा है। अभिकथन कह रहा है, अक्षम उपयोक्ताओं के लिए सूचना की अभिगम्यता बढ़ाने हेतु हमें सहायक प्रौद्योगिकियों को स्वीकार करना चाहिए। तो ये यहाँ पे क्या है? बिल्कुल ही सही है कि जो अक्षम उपयोक्ताओं के लिए सूचना की अभिगम्यता बढ़ाने हेतु हमें सहायक प्रौद्योगिकियों को स्वीकार करना चाहिए। ये सही है। तर्क क्या कह रहा है? सभी के लिए सूचना है, इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल, सभी के लिए सूचना होती है, ये भी कहना सही है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों तरह से सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अब इसमें आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी में बता रहा है कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना साक्षर व्यक्ति की योग्यता की पहचान कीजिए। जो सूचना साक्षर व्यक्ति है उसकी योग्यता की पहचान करना है। इसमें से कौन कौन से उसके योग्यता होगी? इसमें भी फिर से आपका कोडिंग है, इसको आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन पे समझिए क्या है। सूचना साक्षर व्यक्ति की योग्यताओं की पहचान निम्न है। पहला, सूचना ज्ञात करने की योग्यता होनी चाहिए, सूचना का उपयोग करने की योग्यता होनी चाहिए और सूचना का मूल्यांकन करने की योग्यता होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? सूचना ज्ञात करने की योग्यता, सूचना का उपयोग करने की योग्यता और सूचना का मूल्यांकन करने की योग्यता होनी चाहिए। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फर्स्ट, थर्ड एंड 4 होगा। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सूचना के गुण को नामित कीजिए जिसके अनुसार ज़्यादा सूचना हमें प्राप्त होने पर हम ज़्यादा उपयोग करते हैं और वह ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। इसके हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग सिनर्जेटिक गुण कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिनर्जेटिक गुण कहते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन समझिए कि सूचना के गुण को नामित कीजिए जिसके अनुसार ज़्यादा सूचना हमें प्राप्त होने पर हम ज़्यादा उपयोग करते हैं और वह ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। यह कैसा गुण है? जिसे हम लोग सिनर्जेटिक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनर्जेटिक गुण कहते हैं।
ये सिनर्जेटिक गुण क्या है? तो सूचना के गुणों में से सिनर्जेटिक गुण ऐसा गुण है जो ऊर्जा से संबंधित है, जिसके अनुसार ज़्यादा सूचना हमें प्राप्त होने पर हम ज़्यादा उपयोग करते हैं और वह ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। जबकि डिफ्यूसिव गुण सूचना के विस्तार से संबंधित है। कंप्रेसिबल क्या है? कंप्रेसिबल गुण क्या है? तो यह सूचना के सिकुड़ने या कम प्रसार से संबंधित है। सहभागी गुण क्या है? तो इस प्रकार की सूचना एक दूसरे से सहयोगात्मक या सहभागिता की भावना रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थैंक यू। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट टॉपिक का मिलेगा लाइब्रेरी का। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।